हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो मेरा पूरा प्रयास है कि हिस्ट्री आपका एक तरफ से जितनी भी सिलेबस है मैं पूरे सिलेबस को एक तरफ से खींचते हुए आगे बढ़ूँ। तो इसके पहले क्लास में मैंने सबसे पहले आप लोगों को बता दिया था कि हमारा पूरा हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, किस तरीके से हम हिस्ट्री को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि बीच में कोई भी डेट स्किप ना हो सके और चीज़ों को कोरिलेट करके याद करते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। तो उस क्लास तक हमने ये देखा था कि आपके इतिहास का सिलेबस कंप्लीट हुआ था और उसके बाद पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल, दैट्स मीन इतिहास को हमने तीन भागों में बांटा था, जिसमें प्री यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल, तीन काल थे। और उन तीनों कालों में हमने क्या किया था कि जो पहले पूरा पाषाण काल यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल था उसको तीन भागों में पढ़े थे और वहां पर उस तीनों भागों के बारे में हम अच्छे तरीके से नोट्स पूरा कंप्लीट कर चुके थे। शॉर्ट नोट्स ही मैं बनवा रही हूँ, जिससे कि आपको चीजें कहानी की तरह याद हो सके और कभी भी एग्जाम में आप मिस्टेक ना कर सके। तो इसके पहले की क्लास तक हमने देखा था कि प्राक ऐतिहासिक काल पूरा समाप्त हो चुका था, कि उसमें हमने कहाँ तक कवर किया था कि वो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल होता है। मनका की शुरुआत कहाँ से हुई, पहली खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले, पहली चित्रकारी कहाँ से मिली, पहले कंकाल कहाँ से मिले, और इसी तरीके से आग की खोज कहाँ हुई थी, जौ की खेती कब हुई, मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में कौन से पहाड़ी के बीच में है, पहिया का आविष्कार कब हुआ, आग का उपयोग कब हुआ, अंत्योष्टि कार्यक्रम कब हुआ, ये सारे पॉइंट्स हम पिछले क्लास तक कवर कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 तक। उसके बाद मैंने बताया था कि आपका प्राक ऐतिहासिक काल पूरा समाप्त हुआ। अब हम चलेंगे बीच वाले यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में। और आद्य ऐतिहासिक काल में ये विशेषता थी उसकी कि वहां पर हमें लिखित साक्ष्य तो मिले, परंतु उन लिखित साक्ष्य के फलस्वरूप उनको हम पढ़ नहीं सके हैं। अभी तक हमने देखा था प्राक ऐतिहासिक काल में न तो लिखित मिला था, न ही उसको पढ़ा जा सका। मतलब जब लिखा ही नहीं गया तो ऑब्वियस बात है कि उसको पढ़ा भी नहीं जाएगा। तो न तो लिखित मिला, न ही उसको हम पढ़ सके। उसी तरीके से आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित तो मिला, परंतु उसको हम पढ़ नहीं सके। जैसे सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लिखित रूप से हमें प्राप्त है, परंतु आज तक उनको पढ़ा नहीं जा सका। इस वजह से सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में हमें पढ़ना है। और सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड हमने स्टार्ट में ही बताया था कि सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट से, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से लेकर के 1500 बीसी तक चलेंगे। कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा कि 1500 बीसी से 1750, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही डेट आपके सही है। आप मानिए 1750 को ही, लेकिन बीच में ये आपका सीरियल टूटेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो 1500 बीसी से 600, फिर जैन धर्म पढ़ेंगे तो 600 से, फिर उसी वजह से जब वंश पढ़ेंगे तो 300 बीसी उसी से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से पूरे चीज़ों को मैंने एक सीक्वेंस में प्रिपेयर किया हुआ है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि अगर 1750 बीसी भी आपको सिंधु सभ्यता दिखे तो आप उसी को टिक करिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर दोनों ही डेट मेंशन कर दिया हुआ। अगर यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू देखा जाए तो 1750 आंसर सही होगा। अगर एक छोटे यानी कि वनडे लेवल के एग्जाम की बात करें, इस तरीके से एग्जाम की बात करें, तो उसमें 1500 भी ऑप्शन में दे सकता है, तो 1500 को भी करेक्ट कर सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया, सिंधु सभ्यता का खनन किसने करवाया, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, सिंधु सभ्यता की जो वो है व्यवस्था है वो कैसी थी, उसका व्यवसाय क्या था, उनकी कृषि क्या थी, और सिंधु सभ्यता किस प्रकार की उसकी विशेषताएं थी, कहाँ तक उसका विस्तार था, फैलाव था, और सिंधु सभ्यता के क्षेत्रों के कौन कौन से स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन सभी स्थलों के साक्ष्य के बारे में हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 बीसी से 1500 बीसी, कहीं कहीं आपको 2500 बीसी से 1750 बीसी भी दिखे तो वो भी टाइम पीरियड करेक्ट होगा। सिंधु सभ्यता का नामकरण, इसी सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि याद रखिएगा कि सिंधु की सभ्यता कहे चाहे हड़प्पा की सभ्यता कहे, बात एक ही है। नामकरण इसका जॉन मार्शल ने किया। जॉन मार्शल लॉर्ड कैनिंग, जब भारत में लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कर्जन का शासन था, लॉर्ड कर्जन का शासन था, लगभग वही बंगाल विभाजन हुआ था 1805 में, 1905 में, तो उसी समय लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड था। और नामकरण जो सिंधु सभ्यता का है वो जॉन मार्शल ने किया था। खननकर्ता इसके दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी इसके खननकर्ता थे, और इन्होंने 1921 से इसकी खनाई का यानी कि खनन कार्य स्टार्ट किया था।
सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था और सिंधु सभ्यता का विस्तार इस प्रकार से था, जैसे अगर ये पूरा हमारा भारत है और ये इधर जो पाकिस्तान और इधर इधर का पूरा क्षेत्र है, तो सिंधु सभ्यता उत्तर में मांडा तक, कहाँ तक? उत्तर में मांडा तक, पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, आलमगीरपुर तक, ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, और ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद दक्षिण में दैमाबाद तक, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, दैमाबाद तक, तथा पश्चिम में सुतकांडोर तक फैला हुआ था। सुतकांडोर वर्तमान पीओके क्षेत्र यानी कि पाकिस्तान में है। इस तरीके से सिंधु सभ्यता ऐसे ऐसे पूरी फैली हुई थी, इधर फैली थी, इस तरीके से फैली हुई थी। ये एक आकार अगर हम देखें तो लगभग त्रिभुज की तरह है, तो इसका आकार पूछे तो त्रिभुजाकार, और इसका विस्तार जो है उत्तर में मांडा, पूर्व में जो है हमारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था, और पश्चिम में पाकिस्तान के सुतकांडोर तक, तथा दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक सिंधु सभ्यता का विस्तार था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और यह अपने नगर नियोजन के लिए पूरे वर्ल्ड में यानी कि पूर्ण रूप से विख्यात थी, नगर नियोजन के लिए। तो ये पॉइंट पूछा हुआ है कि सिंधु सभ्यता क्यों इतनी ज़्यादा फेमस थी, क्यों उसके बारे में हम इतनी ज़्यादा चर्चाएं करते हैं, बातें करते हैं, क्यों उसके बारे में हम पूरा इतिहास जानने का प्रयास करते हैं, क्यों हमने उतने पूरे खनन क्षेत्रों को किया। तो सिंधु सभ्यता जो है अपने नगरीय सभ्यता के लिए फेमस थी, नगर नियोजन के लिए। यह जो है अपने नगर नियोजन के लिए विख्यात थी। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जो सिंधु सभ्यता का समाज था वो मातृसत्तात्मक तथा समतावादी समाज था। मातृसत्तात्मक समाज था तथा समतावादी समाज था। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों के जो दरवाजे होते थे, जैसे आज हमारे वर्तमान टाइम में है कि जो सड़क, जो कॉलोनी वगैरह में घर बनते हैं, तो उनके जो सड़क दरवाजे होते हैं वो डायरेक्टली रोड पे न खोल करके छोटी छोटी सकरी सकरी गलियां निकाल देते हैं, और उनके दरवाजे जो है उन्हीं गलियों पर खुलते हैं। तो इनके घरों के दरवाजे मुख्य द्वार पर यानी कि मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। सिंधु सभ्यता का व्यवसाय जो है वो व्यापार था। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि थी। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि थी, और कृषि में ये सबसे ज्यादा मेन जो है कृषि करते थे कपास की। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। अब जब ये व्यापार कर रहे होंगे, जब सिंधु सभ्यता के लोगों ने व्यापार करना स्टार्ट किया, तो जाहिर सी बात है कि इनका जो है व्यापार इधर उधर के पड़ोसी देशों के साथ भी हुआ होगा, क्योंकि इधर पाकिस्तान का क्षेत्र है और इस तरफ जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के टच में ये जो है फारस के साथ व्यापार करते थे। तो फारस के साथ जब व्यापार करते थे तो एक बंदरगाह था, और उसी बंदरगाह से फारस के साथ व्यापार करते थे, तो वो लोग कुछ मुद्राएं देते थे। तो फारस की मुद्राओं की भी साक्ष्य इसी सिंधु सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है, और किस जगह से प्राप्त हुआ है मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। फिर उसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग जब व्यापार करते थे, तो इसमें एक व्यापार के लिए कुछ इन्होंने अपनी मुद्राएं बनाई। तो सिंधु सभ्यता की मुद्राएं जो है वो टेराकोटा थी, और इस टेराकोटा मुद्राओं पर सिलखड़ी की मोहरें थी, तथा इस पर एक सिंह वाले बैल का चित्र बना रहता था इनके मोहरों के ऊपर। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सब इंपॉर्टेंट ही अपनी जगह पर। सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, धौलावीरा, लोथल तथा कालीबंगा। ये सभी सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। अब एक एक करके सिंधु सभ्यता के इन सभी स्थानों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया सन 1921 में। मतलब जब दयाराम साहनी 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में खनन करना स्टार्ट किए, तो उस समय इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे इन्होंने खोजा हड़प्पा को। हड़प्पा जो है इस समय वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में, पाकिस्तान के लड़काना जिले के आसपास है, और यहाँ से हमें स्रोत मिला है विशाल अन्नागार के गेहूं और जौ के दाने का स्रोत इसी हड़प्पा से मिला है। विशाल अन्नागार तथा गेहूं और जौ के दाने के स्रोत। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के खननकर्ता राखलदास बनर्जी है। 1922 में इन्होंने इसका खोज किया, और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो के कुछ स्रोत हैं, यहाँ से कुछ स्रोत मिले हैं, जैसे विशाल स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल,
स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, 42 नर कंकाल मिला है, नर्तकी की मूर्ति तथा सभा भवन इत्यादि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यह वर्तमान पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कालीबंगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछता है कि क्या है, तो इसका जो मोहनजोदड़ो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे है कालीबंगा की खोज बी.डी. लाल ने किया था। वर्तमान में जो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ यानी कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। इसके कुछ स्रोत हैं जैसे काली चूड़ियां। काले, वैसे तो कालीबंगा का अर्थ ही है काले रंग की चूड़ियों से, तो कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लकड़ी की नालियां जो है यहीं से प्राप्त हुई हैं। भूकंप के प्रमाण तथा तांबे का बैग इत्यादि कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा वर्तमान में भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और हनुमानगढ़ जिला जो है वो पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा जियोग्राफी के पर्पस से। नेक्स्ट पॉइंट है लोथल। लोथल की खननकर्ता रंगनाथ राव है। यहाँ से कुछ स्रोत मिले हैं जैसे बंदरगाह। लोथल जो है वर्तमान के गुजरात में स्थित है, गुजरात में अहमदाबाद के निकट स्थित है। यहाँ से स्रोत मिले हैं बंदरगाह से। फारस की मुद्राएं, जब यहाँ पे बंदरगाह है ये लोग व्यापार करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, तो इसी लोथल बंदरगाह से ही व्यापार करते थे। कहाँ? फारस से। तो ये जो फारस से व्यापार करते थे, तो ये भी प्रश्न बनता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी कि फारस के ऊपर जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो किस सभ्यता के समकालीन थी, या फिर हमारे सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, क्योंकि ये जो कुछ मुद्राएं हैं यहाँ से भी मिले हैं, फारस की मुद्राएं मेसोपोटामिया से भी मिले हैं, तो इससे यही प्रमाणित होता है कि जो भारत की सिंधु सभ्यता की साक्ष्य है यानी कि सिंधु सभ्यता है उसी की समकालीन मेसोपोटामिया की भी सभ्यता थी। यहाँ से लोथल से बंदरगाह मिला है, फारस की मुद्रा मिला है, युगल सावधान मतलब हस्बैंड और वाइफ को साथ में दफनाने का साक्ष्य इसी लोथल से ही प्राप्त हुआ है। सूती वस्त्र, चावल का दाना तथा कांसे की सुई भी इसी लोथल से ही प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है रोपड़। यज्ञदत्त शर्मा रोपड़ की खोज करता है यानी कि खनन करता है। आजादी के बाद खोजा गया सिंधु सभ्यता का पहला शहर यही रोपड़ है, यही रोपड़ है। 1951 में इसका खोज हुआ और वर्तमान के पंजाब में स्थित है। जो इसके स्रोत है मानव तथा कुत्ते का अवशेष यहाँ से प्राप्त हुआ है। मानवों के साथ कुत्ते को एक साथ दफनाने के साक्ष्य इसी रोपड़ से प्राप्त हुआ है। इसमें जो है तांबे की कुल्हाड़ी भी यहीं से प्राप्त हुई है। तो इतने पॉइंट्स थे हमारे फिलहाल सिंधु सभ्यता के से। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हमारे इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से प्रयास कीजिए रिविजन करने का बिना किसी नोट्स को बनाए हुए, क्योंकि अगर आप बार बार नोट्स बना लेंगे और पूरा लुसेंट पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मेरा यकीन मानिए अगर आप सीरियल से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो चीज़ें आपके सीधे माइंड में रहेंगी, आपको कोई भी चीज़ इधर उधर भूलेगा नहीं। जैसे सिंधु सभ्यता की पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 BC से 1750 BC या फिर 2500 BC से 1500 BC तक आएंगे। सिंधु सभ्यता का जो नामकरण है वो जॉन मार्शल ने किया। जॉन मार्शल जो है लॉर्ड कर्जन के टाइम पे भारत में आया हुआ था, तो इसने जो है खनन नामकरण इसका दिया सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता का खनन करता दयाराम साहनी सन 1921 में। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का जो फैलाव है वो उत्तर में बांडा, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दक्षिण में दामाबाद महाराष्ट्र तथा पश्चिम में सुतकांडोर गुजरात तक, सुतकांडोर पाकिस्तान तक फैला हुआ था। ये तो था इसका विस्तार। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए विश्व विख्यात थी। सिंधु सभ्यता में ही जो दरवाजे थे वो सड़कों पर न खुल कर के गलियों में खुलते थे। सिंधु सभ्यता की जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ पर जो है लकड़ी की नालियां भी देखी गई थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे आज का हमारा कॉलोनी है डिट्टो सेम उसी तरह के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और सिंधु सभ्यता का व्यापार जो है वो व्यवसाय था। सिंधु सभ्यता की कृषि जो है वो मतलब अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि थी। कृषि में भी ये कपास की खेती करते थे, तो कपास के प्रथम साक्ष्य सिंधु सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। आगे है कि मुद्राएं जो है टेराकोटा की मुद्राएं चलती थी और उसी टेराकोटा की मुद्राओं पर सेलखड़ी की मुहरें लगी रहती थी और सेलखड़ी के मुहरों के साथ साथ इस पर जो है एक सिंह बैल वाले का चिन्ह था, एक सिंह के बैल का चिन्ह था। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इसके नगर मिले हुए हैं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़ और उसी तरीके से कालीबंगा।
चहुंदड़ो, तो इस तरीके से कुछ क्षेत्र मिले हैं। जैसे हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया, यह वर्तमान पाकिस्तान में है। विशाल स्नानागार तथा गेहूं के साक्ष्य और जौ के साक्ष्य इसी हड़प्पा से मिला है। जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है तीन मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के खननकर्ता राखलदास बनर्जी हैं। 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज स्टार्ट किया था, खनन करना स्टार्ट किया था। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्विमिंग पूल यानी कि विशाल स्नानागार के साक्ष्य जो है यहीं से मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक नर्तकी की मूर्ति, 42 नरकंकाल तथा सभा भवन यहीं से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा का खोज बीडी लाल ने किया था। कालीबंगा जो है वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। और यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, जैसे काली चूड़ियां, लकड़ी की नालियां, भूकंप का प्रमाण तथा तांबे का बैल यहाँ से प्राप्त हुआ है। लोथल गुजरात में है। इसके खननकर्ता रंगनाथ राव हैं। बंदरगाह यहाँ से मिला है। फारस की मुद्राएं मिला है। युगल सावधान, सूती वस्त्र, चावल का दाना तथा कांसे की सुई प्राप्त हुई है। रोपड़ की खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और मानव तथा भुट्टे को साथ में दफनाने का अवशेष के साक्ष्य रोपड़ से प्राप्त हुए। एक प्रश्न और यहाँ से हमसे पूछता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो ये ट्रिक है इसके लिए, उसको ध्यान से देखिएगा। लोभी, मौसी का हरा कंघा। ल से लोथल भोगवा नदी, मो से मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, ह से हड़प्पा रावी नदी, क से कालीबंगा घग्गर नदी। लोथल भोगवा नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, हड़प्पा रावी नदी, क से कालीबंगा घग्गर नदी या फिर सरस्वती नदी, इसी को कहते हैं घग्गर नदी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं कि लोभी मौसी का हरा कंघा ब्रह्मा ने ले लिया और उसमें आकर बस से कुचल दिया। तो कुछ और अलग क्षेत्रों के भी नाम इसी ट्रिक में इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से आप याद करिएगा। सिंधु सभ्यता आपका पूरा का पूरा यहीं पे था, पॉइंट वाइज। अब यहाँ पे सिंधु सभ्यता आपका खत्म हुआ। हम कहाँ तक पहुंच गए, 1500 BC तक। जब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता, तो 1500 से लेकर 600 BC तक चलेंगे। वैदिक सभ्यता में 1500 से 1000 हम चलेंगे ऋग वैदिक, और 1000 से 600 पीछे चलेंगे तो उत्तर वैदिक के बारे में हम अच्छे तरीके से पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका सिंधु सभ्यता कंप्लीट हुआ। और अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता होगा तो एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी क्लास को, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ जिससे कि पूरा कंटेंट एक जगह आपको शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड हो सके। तो फिलहाल के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।